तो देखिए शिक्षा और राजनीति तो मैं कहता हूँ कि एक साथ चलने वाली क्षेत्र में शिक्षा का काफ़ी अभाव है। परसेंटेज टर्म्स में तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही कम विकास नीचे तबके के लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। राजनीति सभी विकास की कुंजी है। खुलती है। तरीके से देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो सब आप लोगों को मेरा आदर नमन, नमस्कार। मेरा नाम सौरभ नारंग है। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो देखिए शिक्षा और राजनीति तो मैं कहता हूँ कि एक साथ चलने वाली चीज़ हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे क्षेत्र में, बरहरा क्षेत्र में शिक्षा का काफ़ी अभाव है। यहाँ पर लोग काफ़ी समय से शिक्षा की गुहार लगा रहे हैं, पर कभी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ इसका कारण गरीबी भी है। और हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो कम उम्र में अपने माँ बाप का हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। तो उस कारण से भी लोग शिक्षा के लिए ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि राजनीति में आने के बाद मुझे एक मौका मिलेगा। पहले तो मैं शिक्षा के सभी प्रावधान जो यहाँ पर आने चाहिए वो तो आएंगे ही आएंगे, पर इससे भी ज़रूरी है कि जो हमारा जो जागरूकता अभियान है वो चलाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, एक हमारे पास एक ऐसा यंत्र है कि इससे हम अपने विकास और सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने समाज में जो गरीबी है, अति पिछड़ापन है, उसको दूर कर सकते हैं। अपने बरहरा क्षेत्र को विकास दिला सकते हैं। तो इसी मुद्दे के साथ मैं समझता हूँ कि राजनीति और शिक्षा काफ़ी जुड़ा हुआ है। विकास की बात करें तो बड़हरा को यदि परसेंटेज में आंका जाए तो कितना परसेंट बड़हरा में विकास हुआ है अभी तक? मैं समझता हूँ कि विकास तो परसेंटेज टर्म्स में तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही कम विकास है, मैं इतना ही बोलूँगा। जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं वो यहाँ रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब नीचे तबके के लोग की यहाँ पर जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा है और उसमें भी गरीबी, शिक्षा सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर 10-20% से ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ विकास, और वो भी बहुत पहले की ही है, पिछले 20% आपने कहा, 20। तो क्या लगता है आपके आने के बाद अब 80% का बोझ जो है आपके कंधे पर होगा, तो सौरभ नारायण जी उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? बिल्कुल, इसी के लिए तो मैं यहाँ उतरा हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने भी अपनी शिक्षा ली तो अंदर से मैं पढ़ाई करता था, तो मैं देखता था अपने साथियों को जो काफ़ी गरीबी परिवार से आते हैं, और ख़ास तौर पे अपने बरहरा क्षेत्र में, यहाँ पर तो लोग हूँ कि वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये तो मेरे लिए एक अंदर एक ज्वाला है कि मुझे अपने क्षेत्र को विकसित बनाना है, और ये सबसे पहले एकमात्र यंत्र हमारे पास। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये बताएं कि आप आईआईटी किए, बीटेक किए, बीटेक करने के बाद आपने अपने जीवन में क्या किया ताकि बच्चों को, युवाओं को प्रेरणा मिले आपसे? पहले ये बताएं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हमारा जो परिवार है, ठीक है, मेरे पिताजी एक अफ़सर रहे हैं, पर उससे पहले भी हमारा परिवार गरीब ही था। पिताजी ने वो हमें सभी साधन दिए जिस कारण से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। उन्होंने बहुत सारे हमें वैल्यूज़ बोलते हैं जिसको आदर्श उन्होंने हमें प्रदान किए, जिस कारण से एक अच्छा नागरिक सबसे पहले तो मैं बन पाया। ऐसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है मेरा, साफ़ सुथरा रिकॉर्ड है। हमेशा मैं अपने शिक्षा को लेकर सीरियस रहा, हमेशा उस पे काम किया। मैं समझता हूँ कि जो मेरी शिक्षा जो हुई है आईआईटी कानपुर से हुई है। 2015 में मैंने ग्रेजुएशन किया। एक उच्च संस्थान है, आप सभी को पता होगा। मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ी प्रेरणा की स्रोत है अपने जो भी यहाँ युवा वर्ग हैं उसके लिए, क्योंकि एक अच्छे संस्थान में जाना, एक अच्छी शिक्षा लेना, वो आपके लिए इतने रास्ते खोल देता है कि आपको फिर उतनी कठिनाई नहीं होती है। अगर ये शिक्षा अगर आपको नहीं मिलेगी, अगर आपके पास एक अच्छा डिग्री नहीं होगा, तो मैं आपके लिए फिर जो भी रोज़गार के जो भी साधन हैं वो काफ़ी बंद हो जाएँगे। अब जब रोज़गार बंद हो जाएगा तो फिर आप फिर से गरीबी में ढकेले चले जाएँगे। तो मैं समझ का आशीर्वाद आपको मिलता है तो शिक्षा क्षेत्र में पहला काम क्या होगा बड़ा? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि सबसे पहले तो यहाँ पर विद्यालयों की काफ़ी कमी है। विद्यालय हर यहाँ पर मैं खोलना चाहूँगा, और भी ज़्यादा जितना हमारे रहेगा हमारे बस में। उसके अलावा हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल मैं खोलना चाहूँगा। उससे क्या होगा कि उससे लोगों को पता चलेगा कि शिक्षा का जो भी मॉडल होना चाहिए हम कैसे दिया जाता है, उसको हम डिजिटल क्लासरूम में बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे। उसके अलावा जो भी आधुनिक हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है उसको वहाँ पर दिलाया जाएगा। डिजिटल क्लासरूम तो रहेगा ही रहेगा। फिर यहाँ पर शिक्षक जो रहेंगे, यहाँ पर मैं देखता हूँ
यहाँ पर बहुत धांधली होती है, शिक्षक आते नहीं हैं आधा से ज़्यादा समय। तो वो सब चीज़ों को मैं दूर करूँगा, देखूँगा कि हर एक विद्यालय सही तौर पे चले और जितने यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए हम सोचेंगे कि हम एक जागरूकता अभियान भी चलाएँगे ताकि वो जाएँ स्कूल, क्योंकि हम समझते हैं कि माता-पिता के दर पे, उस लेवल पे हमें जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नहीं भेजते हैं बच्चों को स्कूल। स्कूल होने के बावजूद भी बहुत जगह पे मैं मानता हूँ कि स्कूल की कमी है, पर स्कूल तो पहले मुझे बनाना है, उसके अलावा हम माता-पिता से पूरा आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उसके लिए हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहेगा, जो भी हमारे तरफ से फ़ीस में कटौती रहेगी वो हम करेंगे और ताकि उनके लिए हम एक सिर्फ़ प्राइमरी एजुकेशन नहीं, हम उनको सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में भी हम समझते हैं कि उनका बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग हम समझते हैं कि बात तो सही है कि प्राइमरी एजुकेशन ही यहाँ पर बहुत बहुत कमज़ोर है। लेकिन जब मैं आ रहा हूँ, जो एक उच्च शिक्षा लेकर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मैं सभी जितने भी लेवल्स हैं एजुकेशन के, सभी को मैं सुधारने के लिए आ रहा हूँ। अच्छा नारायण जी, एक अंतिम क्वेश्चन है कि आप इस बड़हरा क्षेत्र की युवाओं को जोड़ने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, सभी जाति सभी वर्ग के लोग? देखिए, मैं तो खुद एक युवा हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरी बातें और मेरी सोच जब वो सुनेंगे और देखेंगे, तो वो खुद उनको प्रेरणा मिलेगी कि वो एक जुड़े, क्योंकि उनका ही एक भाई अब ये प्रण उठाया है कि उनके लिए वो काम करेगा। तो ये जो भावना है, ये एक युवा को समझ सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके अलावा देखिए, जाति-पात, रंग-भेद जो भी है ऊपर-नीचे, ये सब युवा वर्ग में हम लोग ज़्यादातर नहीं देखते हैं। अगर देखते भी हैं तो मुझे लगता है कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं उसमें हम सबको इकट्ठा साथ में लेकर चलना चाहेंगे और यही चीज़ दूर करना है, जो भी हमारे बीच में जो भी हमारे पिछड़ाव है या फिर बँटवारा है समाज में, उसको दूर करना है। बट उसको दूर करने के लिए युवा वर्ग का सबसे बड़ा समर्थन हमें चाहिए। इसके अलावा अगर हम जब डेवलपमेंट और विकास की बात हम जब करते हैं, देखिए जब हम जाति की बात करेंगे या धर्म की बात करेंगे तब बँटवारा होगा, लेकिन मैं ये सब करने नहीं आया हूँ, मैं विकास की बात करने आया हूँ। जब हम विकास जैसी चीज़ की बात करते हैं और युवा वर्ग जब हम ये सब बातें सुनेंगे और उनके रोज़गार के लिए मैं काफ़ी कुछ करूँगा, जिसमें सभी तबके के लोग रहेंगे जो भी रोज़गार से वंचित हैं, तो मेरे ख़्याल से वो लोग आपस में ही वो जुड़ाव हो जाएगा और जो हम लोग का समर्थन है वो काफ़ी अच्छा है युवा वर्ग में, इसी विचारधारा के कारण। ठीक, धन्यवाद। आप आ जाइए थोड़ा-सा। शिक्षा के बिना राजनीति संभव है या नहीं? और दूसरा क्वेश्चन यह है कि यदि बड़हरा में विकास की बात करें, तो आपके बगल में काजी चौक में 3 वर्षों से पुल बन रहा है, जो कि एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ने वाला है। तो विकास है कहाँ? यदि शिक्षा रहता तो इस तरह की बात होती या नहीं होती? देखिए, राजनीति सभी विकास की कुंजी है। कहा जाता है कि विकास के जितने बंद दरवाजे हैं, वो राजनीति से ही खुलते हैं। और जब सभी विकास की बात हम करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बिजली पानी की बात करें, तो उसके लिए किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी विधायक को शिक्षित होना जरूरी है। तो दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही एक अच्छा विधायक बन करके अपने जनता की समस्याओं को समझ सकता है, एक अच्छा विकास का निर्माण कर सकता है। जैसे पुल का निर्माण हो, बच्चों की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था हो, इंटरनेट की सुविधा हो, किस तरह से राशन कार्ड लाल कार्ड बनेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और एक मिनिमम एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। एक एमएलए बनने के लिए, बिहार विधानसभा के सदस्य बनने के लिए एक मिनिमम सरकार की ओर से भी एक निर्धारित होना चाहिए कि मिनिमम, जैसे हम किसी भी नौकरी करने जाते हैं तो एक मिनिमम अर्हता होती है कि आपकी शैक्षणिक अर्हता इतनी होनी चाहिए। तो एक एमएलए के लिए भी एक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता सरकार को निर्धारित करनी चाहिए, ताकि वह समझ सके कि पुल गलत बन रहा है कि सही बन रहा है। शिक्षा में मास्टर पढ़ा रहे हैं तो ठीक पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। कहीं भी हम स्कूल में जा रहे हैं, मास्टर पढ़ा रहे हैं, हम अगर कहीं भी कोई काम कर रहे हैं तो हमारे देख रहे हैं कि वो सही गलत का फैसला कर सके। इसलिए शिक्षित होना जो है एक उम्मीदवार को बहुत जरूरी है। दोनों में अनुनासर संबंध है। आज आपने कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा कार्यालय में, और जो भी शिक्षा की बात हो रही है, पढ़े लिखे युवा प्रत्याशी हैं, जी जी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, जी। इस बात को जनता कितनी समझ रही है? देखिए, जनता तो इस बात को समझ रही है कि बहुत सारे लोगों ने हम लोग को घूमने के क्रम में कहा
कि साहब लोग वादा करके जाते हैं कि हम तुम्हारा सड़क बना देंगे, तुम्हारी गली बना देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, लेकिन वो बनाते नहीं हैं और आप भी इसी इरादे से आए हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि देखिए ठीक है, मैं तो बजरंग बली नहीं हूँ कि मैं अपना सीना फाड़ कर दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि मैं बीडीओ के पद पर भी 8-9 साल रहा हूँ, कृषि विभाग में डायरेक्टर भी विभिन्न पदों पर रहा हूँ, और मैं एक शिक्षित आदमी हूँ, एक सरकार की सेवक के रहा हूँ। और जो सौरभ नारंग जी जो आए हैं, हमारे सुपुत्र जो हैं, जो बड़ारा विधानसभा के प्रत्याशी हैं, वो बहुत ही शिक्षित योग्य उम्मीदवार हैं, कर्मठ उम्मीदवार हैं, विभिन्न कंपनियों में नौकरी किया है, यूपीएससी की तैयारी किया है, सामाजिक सेवा से भी जुड़े हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे लोग हैं, निश्चित रूप से इस बात को आपने कहा कि जैसे जो सड़क की बात आपने किया या जो भी विकास की बात किया, वो निश्चित रूप से ये सही होगा, और हम लोग सब मिलजुल करके सभी लोगों को लेके चलेंगे और बड़ारा को एक विकसित क्षेत्र बनाएंगे। और देखिए विधायक बनते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि 3-4-7-8 साल से एक ही विधायक हैं, जो कभी एरिया में घूमते ही नहीं है, तो निश्चित रूप से विधायक जोड़ना चाहिए। और जो जनता क्या है, जनता जो बोल रही है कि भाई हमारा सड़क नहीं, वादे करके लोग जाते हैं, लोग वोट खरीद लेते हैं पैसे से, तो हम आम जनता को यही करेंगे कि भाई आपको योग्य लोगों को, योग्य उम्मीदवार को वोट देना है, जो आपके सुख दुख में हमेशा रहे, हमेशा आपके यहाँ आवे, आपके चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, ये सारी समस्याओं को देखे और लंबे समय तक आपके लिए संघर्ष करे। उन सारी समस्याओं के लड़ने के लिए हम उम्मीद समझते हैं कि सौरभ नारंग जी जो 30 वर्षीय युवा प्रत्याशी हैं, जो हमारे सुपुत्र भी हैं, तो हम लगते हैं कि बड़ारा विधानसभा क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से एक जो कैंडिडेट हैं, और हम मतदाताओं से, आम जनता से अपील करते हैं उनके जो चुनाव चिन्ह क्रमांक 13 है, तौर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बना। अंतिम सवाल एक लाइन में है कि लोग बड़े बड़े विकास के दावा करते हैं, लेकिन यहाँ बड़हरा की जो बेसिक चीज है उसकी बात कोई नहीं करता है। जैसे कि छोटा सी बात है कि भरा है पेट तो संसार जगमगाता है, खाली है पेट तो ईमान डगमगाता है। तो लोगों का ईमान जो है वहाँ डगमग हो रहा है कि जबकि हमारे पास बेसिक चीज की कमी है, और लोग एक बार बात करते हैं कि हम हवाई अड्डा बना देंगे, लेकिन लोग जरूरत लोगों की खाने की है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं देखिए, आजकल जो है हम लोग जो सरकार में जो लोग हैं, वो समझते हैं कि जनता को गुमराह करके, उनको मानसिक दबाव बना करके, मानसिक रूप से परिवर्तन करके, मंदिर मस्जिद बना करके हम जो है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट ले लेंगे। यही हम लोग का दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग को विकास की जो बात करें अगर यहाँ पर जो है, तो हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, जो भी हमारे जो पार्टी के लोग हैं, चाहे कोई भी पार्टी के लोग, हम किसी पार्टी के नहीं करते हैं, कि अगर हम जनता के बीच जाते हैं, जो वादे करते हैं उसको निभाना चाहिए, और जो जनता के अपने वादे करते हैं उसके अनुरूप काम भी करना चाहिए, क्योंकि बिना हम जो अगर काम नहीं करेंगे तो जनता हमको आगे सफल नहीं चुनेगी। लेकिन जनता भी तो इसी तरह से मूर्खता करती है कि कुछ पैसा ले करके, कुछ शराब पी करके, कुछ लोगों को, गलत लोगों को वोट दे देती है, और जिसके चलते वो बार बार जीतते हैं और जीतते चले जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि जहाँ जनता आज जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि आज भी बड़ारा क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसका यही मुख्य कारण है कि जनता भी जो एक तो गरीब है, ये बात सही है कि जनता गरीब है, गरीब जरूर है, तो ईमान तो हर आदमी का, गरीब का भी एक ईमान होता है। तो हम यही कहेंगे कि गरीब भाई भी अपना ईमान मत बेचो, तुम अच्छे लोगों को चुनो। हम यही कहते हैं कि चिड़िया चुनती है दानों को, लेकिन मनुष्य चुनते हैं नादानों को, गलत लोगों को। तो हम लोग को गलत लोगों को नहीं चुनना चाहिए, कुछ पैसों पर अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि आप अच्छे योग्य कर्मठ उम्मीदवार को वोट दीजिए। और गरीबी का मतलब, हम लोग यहाँ गरीबी है, ठीक है, तो गरीबी के उन्मूलन की भी बात होनी चाहिए। यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी की बात होनी चाहिए। गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं कि हम किस तरह से हम लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा है कि क्योंकि हम परिवार चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, और पैसा हम कैसे कमाएंगे, सब लोगों को नौकरी तो लगेगी नहीं, तो हमको उनको रोजगार कराना पड़ेगा। किसी को डेयरी का उपलब्ध कराना पड़ेगा, किसी को पशुपालन से, किसी को बकरी पालन से, किसी को मशरूम की खेती को बढ़ावा देना होगा, किसी को कपड़ा उद्योग में लाना पड़ेगा। तो विभिन्न तरह का हम उद्योग के व्यवसाय, कुटीर उद्योग को डेवलप करेंगे, तब जाकर के यहाँ रोजगार का सृजन करना होगा। और हमारे सुपुत्र IITian हैं, कानपुर के हैं, मैं कृषि विभाग में डायरेक्टर भी रहा हूँ, तो मुझे इन सारे चीज़ों का काफ़ी अनुभव कि बेरोजगारी के लिए क्या व्यवसाय हो सकता है, और मैंने उस पर किताब भी लिखी है। मेरा किताब ऑलरेडी तैयार है। मैं आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर मेरे सुपुत्र जीतेंगे तो निश्चित रूप से उनके हम अर्थ के लिए,
उनको आमदनी की वृद्धि के लिए, उनको बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए हम निश्चित रूप से एक अच्छा काम करके जनता को दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।